समय हम लोग, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ था यूएस से, सियाटल से ही हम लोग सिंगापुर मूव हुए थे 1996 में। और ये सत्संग है मेरी बेटी का। उस समय वो 14 इयर्स की थी और उसको वो यही पैदा हुई थी। उसको बचपन से बहुत ही बुरा अस्थमा का अटैक होता था। इतना सीवियर था कि उसको एवरी संडे इमरजेंसी में ले जाना पड़ता था और छोटे से बच्चे को उसको नेबुलाइजर, स्टेरॉइड उसी में ही, इनहेलर में ही रहती थी वो। और बहुत ज़्यादा एलर्जीज थी उसको, ना कुछ मिल्क प्रोडक्ट खा सकती थी, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम थी। यूएस में रहते हुए सब कुछ हम लोग ने ट्राई कर लिया। डॉक्टर्स ने कहा अब आपको खाली मैनेज करना होगा, एस्मा का कोई इलाज नहीं है। तो उसका बड़ा अबनॉर्मल सी चाइल्डहुड हुई थी। उसको क्लोरीन से एलर्जी थी और प्लांट से, फ्लावर से, ग्रास से, और कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं खा सकती थी। तो मतलब वो बच्चा अजीब सा, मतलब उसको अंदर मुझे देख के बड़ा ही दुख होता था। और मैं शिव की भक्त हूँ बचपन से ही, तो दिन रात मैं शिव जी को यही एक प्रार्थना करती थी एज ए मदर कि मेरे बच्चे को ठीक कर दे आसमा। तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था और भी जितना भी बड़ी होती जा रही थी और भी सिवियर एस्मा अटैक हो गया था। इतना सिवियर कि हम लोग जब 2 बार इंडिया गए तो वहाँ वी ऑलमोस्ट लॉस्ट हर। इट वाज वेरी वेरी बैड। तो एक माँ जैसे होती है खाली अपने बच्चे की हेल्थ के लिए प्रे करती है, तो मैं यही प्रेयर मेरी शिव जी के साथ थी। उसी बीच हम लोग चले गए सिंगापुर में 96 में। तो ये भी गुरु जी का बुलावा था क्योंकि हम गुरु जी को नहीं जानते थे। और 98 में हम लोग सिंगापुर से वहाँ साउथ में घूमने के लिए गए वेकेशन में, बैंगलोर में। तो उसको इतना बुरा अटैक हुआ कि मतलब हम कहीं भी नहीं निकल पाए, खाली होटल से घर आ गए, वापस दिल्ली आ गए। वहाँ मेरे चाचा जी हैं, मिस्टर प्रकाश सिंह, मेरे हस्बैंड के चाचा जी हैं। वो रिटायर्ड डीजीपी पंजाब के जलंधर के थे। तो वो गुरु जी के बहुत पुराने 1970s 80s से उनको मानते हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोग बहुत परेशान हो, क्या बात है? तो हम लोग ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हालत हो रही है मेरी बेटी की, क्या करें? तो उन्होंने बस एक शब्द कहा। उन्होंने कहा ऐसा है कि अगर गुरु जी की कृपा हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, तुम मेरे साथ गुरु जी के चलना। तो चाचा जी को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे और बहुत ही नो नॉनसेंस पर्सन। तो मुझे लगता था कि कोई गलत जगह कभी नहीं जाएंगे। उस समय इतना हम हैरान हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे कि कोई कुछ भी कहता था हम वहां जाने को तैयार थे। शाम को चाचा जी ने कहा ऐसा है कि मेरी कार को फॉलो करना। उस समय मैं नोएडा अपने पेरेंट्स के पास रहती थी, और इतने बजे आ जाना और मेरी कार को फॉलो करना और हम गुरु जी के जाएंगे। और उन्होंने गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, बस एक सेंटेंस, क्योंकि पुलिस के वो थे तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, जस्ट फॉलो द ड्रिल, मतलब जो वो करें वो हमें करना है उनके साथ। हम गए वहां पर और मैंने सोचा था कोई गुरुजी होंगे पुराने दाढ़ी वाले। एनीवे, जब वहां पहुंचे, जैसे ही हम वहां एंटर करे गुरुजी के एम्पायर स्टेट में, 98 दिसंबर 28 का दिन था। जैसे ही हम पहुंचे वहां बहुत जोरों से शब्द चल रहे थे और गुरुजी अपने पूरे ब्यूटीफुल उसमें चोले में बैठे हुए थे अपने आसन में। और जैसे मैंने उनकी शक्ल देखी मुझे लगी कि ये तो कोई प्रिंस है। एंड आई वाज शॉक्ड, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये गुरुजी हैं। एनीवे, मैं पंजाबी नहीं हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था शब्द बिल्कुल भी। जैसे ही हम गए गुरुजी के, जैसे चाचा जी ने प्रणाम किया तो हम लोगों ने भी उनको प्रणाम किया। और जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, गुरुजी ने सारा कुछ मेरे बारे में बताना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड का नाम, मेरे बच्चों का नाम, मेरे पेरेंट्स का नाम, मेरे सिबलिंग्स का नाम, मतलब सब कुछ जैसे कुछ। I had just lost a brother who was in the army. He was only 40 years old in a chopper crash. मैं बहुत डिप्रेशन से गुजर रही थी। गुरुजी ने वो सब भी बता दिया, पर मैं कुछ समझी नहीं। मैंने सोचा कोई बड़ी बात नहीं, चाचा जी ने शायद बता दिया होगा इनको। मैं समझी नहीं। गुरुजी ने कहा जा बैठ जा। मैं जाके बैठ गई दीवार के सहारे। इधर उधर मैं देख रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं ना ध्यान में बैठ पा रही थी ना कुछ। इतनी जोर शब्द बज रहे थे तो मुझे लग रहा था ये इतनी जोर से क्यों बज रहे हैं।
एनीवे मैं गुरुजी की तरफ देखती जा रही थी और मन में मेरे कंफ्यूजन चल रहा था कि इतने यंग हैं, ये कैसे ठीक करेंगे। गुरुजी ने उसी समय मुझे इशारा करके बुलाया। मैं उनके सामने गई, उनके सामने बैठ गई। गुरुजी ने कहा, तू डाउट ना कर, इतने डाउट से का कोई काम नहीं है। मैं एकदम से घबरा गई। मैंने कहा, इनको कैसे पता चल गया मैं क्या सोच रही थी। और फिर मैं रोने लगी। गुरुजी का ऑरा इतना डिवाइन था कि आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने दुख में इतनी भरी हुई थी, मैंने सारा कुछ गुरुजी को बताना शुरू कर दिया। गुरुजी, कैसे नहीं मैं डाउट करूं, मैं जिंदगी भर परेशान हो गई। ये बच्ची अब 14 इयर्स की हो गई है और कोई इसका इलाज नहीं हो रहा है, बहुत ही परेशानी है। गुरुजी, एज ए मदर मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने सारी बात सुनी और फिर अपना हाथ ऊपर उठा के कहा, जब मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। मैं फिर भी नहीं समझी कल्याण का क्या अर्थ है। मैंने सोचा पंजाबी में ऐसे ही कहते होंगे कल्याण। फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा जा उठे जाके लंगर कर ले। फिर मैं चली गई, अपनी जगह पर जाके बैठ गई। चाचा जी जो हम लोगों को लेके गए थे वो बड़े खुश हुए, मेरे से कहने लगे, तुम बहुत देर तक गुरुजी से बात करी थी, क्या कहा उन्होंने। पहली बार गुरुजी ने कैसे बात कर ली, गुरुजी तो किसी से बात नहीं करते हैं। तो मैंने ऐसे ही बताया, मैंने कहा कुछ गुरुजी का कल्याण कर देता। तो चाचा जी बहुत ही खुश हुए, वो कहते हैं हो गया, ठीक हो गई नीतू। मेरी बेटी का नाम नीतू है। नीतू ठीक हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे ठीक हो गई, ना उन्होंने उसको बुलाया, ना सर पे हाथ रखा, ना कोई दवाई दी। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे ऐसे ही होता है। फिर भी मैं थोड़ी सी कन्विंस नहीं थी, पर मुझे वहां पर गुरुजी का ऑरा इतना सूदिंग और इतना पावरफुल लग रहा था कि मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था। एनीवे बैठ करके वहां लंगर खाया, which was also unusual। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, चार के साथ उसमें किस तरह से खाते हैं वो तो बाद में गुरुजी ने ठीक से सिखाया कैसे खाना चाहिए लंगर। एनीवे वो लंगर खाया हम लोगों ने और फिर मैं देखती रही सब कुछ। जब जाने का टाइम हुआ, जैसे ही गुरुजी ने बुलाया हम लोग उठे, प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा कल फिर आई और तांबे का लोटा ले आई। मैंने कहा जी गुरुजी, और कहते हैं कि चांदी का ओम उन्होंने एग्जैक्ट कितने तोले का, कितना बड़ा ओम चांदी का होना चाहिए वो लेके आना है। मैं गई वापस, हम सारे गए और चाचा जी बड़े खुश, कहते हैं ये पहली बार गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया और जो भी कर रहे हैं गुरुजी देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। We were very happy. We went back. Next day जा करके हम लोगों ने तांबे का लोटा लिया और जैसे गुरुजी ने जो जो कहा था वो करके गए। जैसे ही गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने लोटा देखा और कहते हैं ये नहीं। मैं समझी नहीं। कहते हैं इसमें दाग है। मेरी ब्लेसिंग तो ही लगती है जब लोटा एकदम चमकता हुआ, कोई डेंट ना हो ना कोई दाग हो। एंड देन गुरुजी गेव मी अ नेम ऑफ द शॉप कि मुझे कहाँ से लाना है। नेक्स्ट डे फिर हम उसी दुकान से जा करके वैसे ही चमकता हुआ लोटा, विदाउट एनी डेंट, विदाउट एनी, कोई भी जरा सा भी दाग नहीं होना चाहिए, लेके गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने देखा, बहुत खुश हुए। गुरुजी वाज लाइक स्मॉल चाइल्ड, इतनी खुश हुए गुरुजी देख करके, कहते हैं हाँ ये ठीक है। फिर गुरुजी ने उसको हाथ में लिया और डेट ऑफ बर्थ पूछी मेरी बेटी की, उसका नाम पूछा एंड 1-2 सेकंड के लिए गुरुजी एकदम जैसे समाधि में चले आए और उन्होंने ब्लेस किया और उन्होंने बताया किस तरह से उसको यूज करना है और चांदी के ओम को ब्लेस किया और कहते हैं ये मंडे को इसको काले धागे नहीं, इसको चेन में पहना देना, सिल्वर की चेन में। उसके बाद हम वापस आए और वैसे ही करने लगी। और जिस दिन गुरुजी ने ब्लेस किया उसको, जो बेटी उस समय 14 इयर्स की थी और जो बचपन से इनहेलर नेबुलाइजर पर थी, इतना बुरा हाल था कि इनहेलर उसकी जैसे उसका पार्ट ऑफ द बॉडी बन गई थी। अगर हम कहीं भूल जाते थे जाना, उसको लेके जाना, वापस आना पड़ता था, तो वो हर 2 घंटे में उसको इनहेलर लेना पड़ता था। वो दिन और आज का दिन गुरुजी की इतनी अपरंपार ब्लेसिंग है। उसने एक बार भी इनहेलर नहीं यूज किया उस दिन के बाद। ये कौन कर सकता है? हम सब जगह से हार गए थे, मंदिर, ज्योतिषी, ये हवन, वो पाठ, सबके पास जा चुके थे और सारे लोग खाली पैसे मांगते थे। ये गुरुजी का द्वार कैसा था कि जहाँ गुरुजी एक चीज नहीं लेते थे बल्कि आपको ब्लेसिंग देते थे।
ऐसी जगह आज तक कभी देखी ही नहीं थी हमने। वहां जाके हमें महसूस हुआ कि जो मैंने शिव जी से प्रे किया था वो शिव जी साक्षात आके उन्होंने ब्लेस किया है। और आप समझ सकते हैं उस मदर की हालत। एज ए मदर मेरे लिए लग रहा था कि गुरुजी भगवान है, कोई और नहीं ठीक कर पाए मेरी बेटी को, उन्होंने ठीक किया। मैं अंदर से इतनी ज्यादा ग्रेटफुल हो गई। और गुरुजी रोज उसी हिसाब से जितने दिन हम लोग थे वहां पर उन्होंने ब्लेस किया, लंगर खिलाया। फिर हम वापस सिंगापुर आना था हम वापस सिंगापुर आ गए। और वो वैसे ही गुरुजी ने कहा था इसको ये चांदी के ओम को 51 दिन तक पहनना है बस। और गुरुजी ने कुछ चीजें कही थी जो मेरी बेटी को कही थी सीधे। जब वो उसको ब्लेस कर रहे थे गुरुजी तो उसको 3 चीजें गुरुजी जी ने बोली थी। फर्स्ट उन्होंने बोला था आज से चावल खाना बंद। सेकंड चीज गुरुजी ने मेरे से कहा था कि इसको अदरक की सब्जी बना के खिलाओ। थर्ड चीज गुरुजी ने कहा कि उसको बोला मेरी बेटी को आज से निंदा चुगली बंद। मेरी ब्लेसिंग त्यों लगती है जब निंदा चुगली बंद। उसके बाद जब हम घर आए तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा तुम क्या निंदा चुगली करती हो, क्या क्या हो गया? गुरुजी ने ऐसे कहा तो वो हंसने लगी, कहती नहीं माम मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो पूरे स्कूल की गॉसिप मेरे से आके करती है तो मैं सुनती रहती हूँ। तो हमने कहा देखो किस तरह से गुरुजी ने जानते हैं सब कुछ, आज से बिल्कुल ही नहीं, तुम सुनो भी नहीं। तो मतलब ये गुरुजी की बहुत बड़ी सीख है जो गुरुजी ने बताई थी उस समय। अगर आपको गुरुजी की ब्लेसिंग लेनी है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट भी है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है निंदा चुगली बंद। ना आपको सुननी है ना करनी है। गुरु अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं आपको ब्लेस करने के लिए और हम उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपनी आदतों से मजबूर हैं। हमें अपनी आदतें बदलनी है गुरु जी की उस अपरंपार ब्लेसिंग की उस शक्ति को ग्रहण करने के लिए भी। तो ये मेरा ये टीचिंग गुरुजी ने जो उस समय दी वो आज तक मुझे यही महसूस होती है कि बहुत बड़ी ये टीचिंग गुरुजी ने अपने आप कह के गए हैं जो संगत को बहुत जरूरी है इसको समझना। और उसके बाद हम वापस सिंगापुर आए और वो उसको मैंने चांदी के उसमें पहना दिया लॉकेट। और वो स्कूल जाती थी। एक दिन हम स्कूल से आई, वो होमवर्क कर रही थी, मैं उसके पास ही बैठी थी। अचानक ही वो एकदम से गिर गया चांदी का ओम। मैं घबरा गई, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। मैं दूसरी चेन लाके मैंने उसको फिर से पहना दी। वो कहीं नहीं गिरता था, वो मेरी आंखों के सामने नेक्स्ट डे फिर गिर गया। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा बेटा तुम फिजिट नहीं करो, छोड़ नहीं, उसको छोड़ दो। कहती है मैंने कुछ नहीं किया माम, हम बस होमवर्क कर रहे हैं। कहती है पर गुरुजी ने कहा था कि 51 डेज तक पहनना है। तो कैलेंडर में जब देखा तो उसी दिन एक दिन पहले ही 51 डेज हुए थे। ये गुरुजी का कैलकुलेशन परफेक्ट है, हम भी नहीं समझ सकते। और वो लॉकेट गुरुजी ने उसकी ब्लेसिंग पूरी हो गई, वो अपने आप गिर गया और उसको हमने संभाल के उसके तकिए के नीचे रख दिया था। उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी को मैं किस तरह से थैंक करूं। मैं सिंगापुर में थी, मेरा मन ऐसे बेचैन हो रहा था गुरुजी के दर्शन करने का। मैंने फिर अपने चाचा जी को फोन किया। मैंने कहा चाचा जी ये तो बहुत ही गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, नीतू बिल्कुल ठीक हो गई, उसको कोई इनहेलर की जरूरत नहीं ना कुछ, सब कुछ खा रही थी, वो घास में जाती थी, वॉक करती थी, स्विमिंग पूल में जाती थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने उनको बताया मैं आ करके गुरुजी को थैंक्स करना चाहती हूँ और मैं गुरुजी के लिए कुछ शॉपिंग करके लाना चाहती हूँ सिंगापुर से। तो वो हंसने लगे, वो कहते नहीं गुरुजी कुछ नहीं लेते हैं। पर मुझे कन्विंस नहीं हुआ। मैंने अपनी तरफ से जैसे भी जो भी मुझे समझ में आया हम ले करके गुरुजी के द्वार के एम्पायर स्टेट और मैंने गुरुजी के चरणों में रखा। कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी को एकदम ठीक कर दिया। गुरुजी इतने खुश हुए और उसके गले पे ऐसे थप्पड़ हल्के से प्यार से मार के कहते अनु तो ठीक होना ही था। और फिर गुरुजी ने मेरे से कहा ये क्या है, क्या लेके आई है? मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं, बस आपको थैंक यू है। तो कहते हैं गुरुजी कहते हैं अनु सारी संगत में बांट, सबको वही बांट दिया। तो ये गुरुजी का देखिए आपको ब्लेस करते हैं, एक चीज नहीं लेते हैं गुरुजी। गुरुजी कुछ भी नहीं रखते थे, सारी चीज उनको संगत में ही बांटनी है।
और उसके बाद गुरुजी की ऐसी अपरंपार इतनी टीचिंग्स गुरुजी की, वहाँ बैठ करके मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती थी और मुझे शब्द चलते थे, मुझे नहीं समझ में आते थे। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरे से एक सेंटेंस पंजाबी में 5 बार बोला और हर सेंटेंस के बाद उन्होंने मेरे से पूछा समझी, और मैंने सर हिलाया नहीं गुरुजी। 5th टाइम मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं नहीं समझी, आप प्लीज मुझे हिंदी में समझाओ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी और मुझे दिमाग में रहेगा मेरे गुरु ने क्या कहा मैं समझी नहीं। तो गुरुजी ने हिंदी में बताया, पर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा तू पंजाबी सीख। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि गुरुजी ने बोला और वो हो गया। उसके बाद जब भी मैं शब्द सुनती थी मुझे एक एक शब्द समझ में आने लगा, इतनी अच्छी तरह से समझ में आने लगा कि मैं अपनी फैमिली को भी ट्रांसलेट करके बताने लगी। मेरी बेटी कहती थी माम आई श्योर कि ये है? मैंने कहा हाँ बेटा, गुरुजी ने मेरे से कहा सीख, और मैं सीख गई। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इट्स बिटवीन गुरुजी एंड यू। अगर गुरुजी ने कोई भी महावाक्य बोला है तो आपके लिए है और आप बिल्कुल उसी हिसाब से आपकी लाइफ में होगा वो। और एक एक चीज मुझे समझ में आने लगी गुरुजी हैं कौन। मैं अक्सर वहां संगत में बैठी रहती थी और सोचती थी गुरुजी आप हैं कौन, ये जो आप दिखा रहे हैं ये आप नहीं हैं, ये दुनिया के लिए आपने ये चोला पहना, ये आपका सुंदर स्वरूप है, आप कुछ और है गुरुजी। हु आर यू गुरुजी, हु आर यू। मैं मन ही मन बार बार गुरुजी को बोलती थी और बार बार मुझे यही लगता था हैं कौन गुरुजी। और एक दिन गुरुजी ने मेरे से कहा कि तू इतने बजे आ जाए। हम उतने बजे पहुंच गए, उस समय 5 बजे गुरुजी ने कहा था। और जब पहुंच गए 5 बजे, गुरुजी अपनी खाली शर्ट और पैंट में थे, मेरे हस्बैंड हम दोनों जन, और गुरुजी नीचे एम्पायर स्टेट में कारपेट पर बैठे हुए थे। और गुरुजी फिर तकिया लगा के कैसे लेट गए और उन्होंने अपनी शर्ट थोड़ी ऊपर करके नेवल में कहा हम हस्बैंड को, मेरे को, दोनों को, कि मेरी नेवल को स्मेल करो। और जैसे ही हम लोग नीचे स्मेल करने लगे ऐसा लगा कि पूरा पुंज है, जो गुरुजी की जो सुगंध आती थी रोजेस की, वो सारा पुंज गुरुजी के नेवल से था। और ऐसा लग रहा था कि पूरी बॉडी में अंदर तक पूरी वो फ्रेग्रेंस अंदर चली गई है। और मुझे समझ में आने लगा गुरुजी हैं कौन, क्योंकि शिव जी के जब एक श्लोक आता है सुगंध आती थी उनके शरीर से। सारी क्वालिटीज मैंने देखी हैं गुरुजी की, जो जो शिव जी के बारे में पढ़ा था, सुना था, सारी चीजें गुरुजी में हमने पाई। उस समय मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी से जब मैं क्वेश्चन करती थी आप हैं कौन, गुरुजी ने मुझे आज वो आंसर दे दिया है। मैं शिव जी को प्रे करती थी और शिव जी साक्षात बुला करके उन्होंने दर्शन दिया। हमारे भाग्य कितने अच्छे हैं कि इस जन्म में हमने साक्षात शिव जी को देखा, महसूस किया, उनको छुआ, उनके सानिध्य में रहे कितने साल। अब सिंगापुर हम वापस आते थे और मेरा मन बेचैन रहता था, जैसे एक मछली होती है पानी से निकल करके। ऐसा लगता था कि बस यहाँ नहीं है, मुझे गुरुजी के पास ही रहना है, मुझे गुरुजी के पास ही रहना है। जहाँ भी जितना भी टाइम मिलता था, कभी कभी हम खाली थर्सडे को चले जाते थे, रात में वहां पहुंचते थे सिंगापुर एयरलाइन 11:30 बजे, सीधे एयरपोर्ट से सीधे गुरुजी के पास जाते थे। और लंगर गुरुजी जैसे ही जाते थे गुरुजी कहते थे जा लंगर कर। एक बार मेरे हस्बैंड ने यूं ही कह दिया गुरुजी हम लोग डिनर खा के आए। गुरुजी कहते हैं डिनर खा के आए ना, लंगर तो नहीं किया। तो गुरुजी ने ये सिखाया लंगर का महत्व क्या है। लंगर आप डिनर करते हो, लंगर गुरुजी की ब्लेसिंग है। और स्पेशली अगर गुरुजी कह करके आपको लंगर दे रहे हैं, दैट इज महाप्रसाद। और वहां बैठ करके गुरुजी इतना खिलाते थे जो ऑर्डिनरी हम कभी खा ही नहीं सकते हैं। वो क्या है, क्योंकि वो आप देखते थे वो पदार्थ नहीं होता था, वो गुरुजी ब्लेसिंग होती थी। मोटी मोटी रोटियां, इतनी मीठा, इतनी तीखी मिर्ची, मेरे हस्बैंड कभी मिर्ची खा ही नहीं सकते थे। किस तरह से गुरुजी वहां सब कुछ खिलाते थे और उन्होंने लंगर का महत्व समझाया कि कैसे खाते हैं वहां पर। उसके बाद ऐसे ही दौड़ चलता रहा। हम थर्सडे को आते थे और संडे को मेरा बेटा भी छोटा सा था उस समय, 4-5 साल का, उसको लेके आते थे और बस लंगर
खा के संडे को हम वापस चले आते थे, और जब जैसी छुट्टियां होती थी हम उसी दिन वापस आ जाते थे गुरुजी के वहाँ नोएडा में आ जाते थे अपने पेरेंट्स के पास, और गुरुजी के एवरी डे उस समय बैठते थे गुरुजी, पूरे टाइम हम जाते थे। अब मैं ये एक्सपीरियंस सुनाती हूँ अपने फादर का। मैं अपने फादर के यहाँ रहती थी और मेरे फादर गोल्फर्स हैं, और वो सुबह 4 बजे उठ के गोल्फ खेलते थे, और वो रात में, जब गुरुजी तो रात में बैठाए रखते थे, कभी 2 बजे कभी 3 बजे हम घर आते थे, और पापा मेरे ऐसे पेस चलते रहते थे हॉलवे में, और बहुत डांट पड़ती थी। कहते ये तुम्हारे गुरु कैसे हैं, रात में क्यों बैठते हैं, मुझे ले चलो, मैं क्वेश्चन करूंगा उनको, और ये सेफ नहीं है, कोई सिंगापुर नहीं है, तुम लड़कियों को लेके जाती हो, मेरी 3 बेटियां, सबको लेके जाती हो, और ये वो। तो मैं कुछ बोलती नहीं थी, मैं कमरे में अपने जा करके बस गुरुजी को प्रे करती थी, गुरुजी आप मेरे लिए आसान कर दो, मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा मेरे लिए परेशान हो, मैं और ये भी नहीं चाहती कि मैं आपके यहाँ जल्दी आ जाऊं, मेरा मन है मैं जितना वहां बैठ सकूं गुरुजी, मैं इसीलिए आती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे सुबह सुबह मेरे फादर ने मेरे से कहा, अच्छा तुम जाती हो अपने गुरुजी के, तो बताओ वहाँ क्या क्या होता है। तो मैंने उनको सब कुछ बताया, जस्ट टू इन्फ्लुएंस हिम। मैंने ये भी कहा कि वहाँ मेनका गांधी जी आती हैं, अरुण शिवरी आते हैं, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग आते हैं पापा, और गुरुजी की देखिए कितनी बड़ी कृपा है, देखिए नीतू को कोई नहीं किसी ने हेल्प नहीं किया, गुरुजी ने हेल्प किया। तो वो पापा ने कहा चलो ठीक है, एक दिन मैं भी चलूंगा गुरुजी के। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मेरे से कहा, चीफ जस्टिस आपको लेके आना, और मैं गुरुजी के चरणों में पड़ गई। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, गुरुजी अंतर्यामी, आपकी एक एक चीजें सुनते हैं और एक एक चीजों का वो आंसर देते हैं। अंकल मेरे पास तो बहुत बहुत सत्संग है, पर आप अपने टाइम का हिसाब से मैं शेयर कर रही हूँ, सेम उसी बेटी का, नीतू का, जिसका गुरुजी ने आसमा ठीक किया था। हम सिंगापुर में थे और उसने अपनी ग्रेजुएशन हाई स्कूल की अमेरिकन स्कूल से वहाँ ख़त्म कर ली, और उसके बाद गुरुजी वो कॉलेज पे चली गई। अब जब वो गुरुजी के जाती थी तो वो बस गुरुजी से कहती थी, क्योंकि वो इतना सफ़र कर चुकी थी बचपन में, उसके मन में एक था कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। वो बार बार ये कहती थी कि मुझे जैसे डॉक्टर्स ने मेरी हेल्प करी है, मुझे औरों की हेल्प करनी है। तो वो जाती थी और गुरुजी से मन ही मन यही मांगती थी। एनीवे उस 12th के बाद उसका एडमिशन हो गया कैलिफोर्निया में, LA में, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में उसने ज्वाइन किया और वो मेडिकल स्कूल में चली गई गुरुजी की कृपा से। अब इतना ज्यादा उसको गुरुजी से इतना हो गया था कि वो जब भी बच्चों को छुट्टियां मिलती थी, जिस दिन वो वापस सिंगापुर आती थी, पहले से कहती थी कि हमें गुरुजी के दर्शन करने हैं। मेरे हस्बैंड उसी हिसाब से टिकट करते थे, और बच्चे जिस दिन आते थे हम उसी दिन गुरुजी के पास जाते थे, और 1 हफ्ता रह के वापस आ आते थे। तो उसी दौरान वो मेडिकल स्कूल में थी, वो आई, और मैं और मेरी बेटी, हम दोनों गए गुरुजी के द्वार पर। और ये सत्संग में सुना रही हूँ कि एयरपोर्ट पर वो बैठी हुई थी, और उसका एक डिजिटल कैमरा था, वो किसी ने चुरा लिया। वो सो रही थी तो उसके बैग से किसी ने निकाल लिया। वो जब आई तो उसने मेरे से कहा कि मम आई एम वेरी अनहैप्पी कि मेरा कैमरा चोरी हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, एनीवे ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद हम गुरुजी के गए। जैसे ही गुरुजी के गए दरबार में, गुरुजी बैठे हुए थे, जैसे ही उनको प्रणाम किया, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं कित्थों आई हैं। तो मैंने कहा गुरुजी ये आपकी ब्लेसिंग लेना चाहती थी, बस 2-3 दिन हम आए, आपको दर्शन करना चाहती थी, हम वापस जा रहे हैं इस तारीख को। तो गुरुजी ने मेरी बेटी की तरफ देखा और कहा नहीं, और गुरुजी ने उसके बाद 10 दिन बाद डेट दी। कहते हैं इन्हों और ब्लेसिंग चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा, हम वापस अपनी सीट पर जाके बैठ गए। अब वो बार बार मुझे कोहनी मारे, मेरी बेटी कहे कि ये कोई ग्रेड स्कूल नहीं है, मेडिकल स्कूल है माम, हम इतने दिन नहीं मिस कर सकते हैं। मैंने उसको समझाया, तुम जानती हो गुरुजी जो कहते हैं ना, वो किसी रीजन के लिए कहते हैं, और तुम्हारे लिए कहते हैं, बेस्ट के लिए, कुछ ब्लेसिंग करनी है उनको। एनीवे हम गए वापस, हमने अपनी टिकट चेंज कर दी। 10 दिन बाद जो डेट गुरुजी ने दी थी उसी डेट करी। उसके बाद क्या हुआ,
कि एवरी डे जब भी हम गुरुजी के दरबार में जाते थे, गुरुजी 2-2, 3-3 बार लंगर खिलाते थे और बैठाए रखते थे 2 बजे 3 बजे। एनीवे जिस डेट को गुरुजी ने कहा था उस डेट को हम वापस चले आए। अब वापस आ गए, मैं सिंगापुर में, वो उसी दिन उसने फ्लाइट ले ली LA की, वो वहां चली गई। और मेरी और एक बड़ी बेटी वहां पर उसके साथ ही रहती थी, दोनों एक साथ रहती थी। तो उसका बड़ी बेटी का फोन आता है और वो रोती है, वो कह रही है माम लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट का फोन आया है और वो नीतू के लिए पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है। तो मैं भी घबरा गई, मैं गुरुजी के दरबार में उनकी स्वरूप के आगे बैठ गई और मैं कहने लगी गुरुजी मैंने तो सारा परिवार आपको अर्पण करा है, गुरुजी आप ही उनके सब कुछ हो, जैसा आपको ठीक समझे आप करो, कहाँ है क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। उसके बाद फिर दोबारा फोन आता है मेरी बेटी का, कहती है कि माम अब दोबारा उनका फोन आया है पुलिस डिपार्टमेंट का, वो ये बता रहे हैं। तो उसने ये बताया जो मैं शेयर कर रही हूँ। उसने कहा जब वो सिंगापुर में थी, जब वो LA में थी, जब वो आ रही थी, जो उसका कैमरा खो गया था डिजिटल वाला, तो जिसने चुराया था he was a serial rapist and a killer, ब्लैक आदमी। और उसने उसकी जो पिक्चर की जो पेन ड्राइव होती है उसने अपने पॉकेट में रखी हुई थी। और LA की पुलिस वाले उसको महीनों से ढूंढ रहे थे। उसने 15 औरतों को मारा था। और उसके बाद वो जो पुलिस ने पकड़ा तो उसका ये था कि उसका नेक्स्ट पेशेंट हमेशा उसकी पिक्चर रहती थी उसकी पॉकेट में। तो जब वो पॉकेट से वो पेन ड्राइव निकाली और पुलिस वालों ने उसको ओपन करी, देखा तो उसमें पिक्चर आई मेरी बेटी की। और फिर वो पिक्चर देख के, वो मैराथन रन करती थी, तो वो पिक्चर देख करके उन्होंने कॉल किया उसको और फिर उसके बारे में पूछा। और उस समय मेरी बेटी जो है लैब में थी, काम कर रही थी। अब ये कनेक्शन आप देखिए कि जब वो गई गुरुजी के दरबार में, गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और उनको सब कुछ मालूम था कि क्या होने वाला है। वो जो ब्लैक आदमी था जिसने चुराया था, मे बी ही वॉज वेटिंग एट द एयरपोर्ट, यू डोंट नो क्या होना था। और पुलिस वालों को उन्होंने उसको पकड़वा भी दिया, वो उसको पकड़ लिया, वो बंद हो गया। तब 10 दिन बाद गुरुजी ने हमें आज्ञा दी वापस आने की। तो ये भगवान नहीं है तो कौन हैंगे? अगर हम अपनी बात उनकी बात नहीं मानते आ जाते, हमें नहीं मालूम, गुरुजी आपको चॉइस देते हैं, आप सुनिए ना सुनिए, ये हमारी चॉइस है। गुरु खाली बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य बोलते हैं, फॉलो करना एज ए डिसाइपल हम कितना मानते हैं उसी हिसाब से हमें ब्लेसिंग मिलती है। और ये उसका प्रमाण है, उसका प्रूफ है कि किस तरह से गुरुजी ने इतनी बड़ी विपदा से मेरी बेटी को बचाया है। अब हम गुरुजी को भगवान नहीं मानेंगे तो क्या मान सकते हैं? गुरुजी को एक एक मेरा पोर, एक एक सेल, गुरुजी को थैंक्स थैंक्स थैंक्स, दैट्स ऑल वी कैन डू। और ये थैंक्स कैसे कर सकते हैं? गुरुजी की महिमा गा करके, हमेशा गुरुजी के बारे में औरों को बता करके, गुरुजी हैं कौन मेरे, लॉर्ड शिवा हैं जो लाइफ देते हैं, जो आपको मरने से बचाते हैं, जो आपके मन की जानते हैं, जो हमेशा आपको आपके अंग संग रहते हैं। कौन है गुरुजी? जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी।